फ्रेंड्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए सामने लेके आया है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। दिस चैप्टर इज ऑफ क्लास 10, चैप्टर नंबर 16, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। डिजिटल मैथ्स पे ये चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग ने देखा होगा कि किस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं और हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू, ताकि आपको पहला ओवरव्यू पता चल जाए। एंड वहां पे मैं फेस टू फेस आपके सामने हूं, प्रेजेंटेशन के तौर पे नहीं। सो आप लोग को वो देखना भी जरूरी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाउ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट का होता क्या है। क्लियर? अब इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं इस वीडियोस के अंदर, जैसे कि सपोज नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, देन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, management of natural resources, sustainable management of natural resources, why we need to manage our natural resources, 3 R's to save our environment, forest and wildlife, stakeholders of forest and wildlife, role of Bisnois community, Chipko Andolan, and people's role in conservation of Sal forest या Arbari Sal forest. Clear? This all points we are gonna discuss in this video. हम लोग इस सारे पॉइंट्स का अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, जहां भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि पता चले। देखो सिंपल है कमेंट, जैसे ही आपको लगा कि कुछ डाउट है, पॉज किया, कमेंट किया, वापस रिज्यूम करो, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो। क्लियर? तो मूविंग ऑन कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस, देखो दिमाग लगाओ, आप वर्ड को समझो, नेचुरल एंड रिसोर्सेस। तो नेचुरल मतलब जो नेचर में है, क्लियर? रिसोर्सेस तो जितने भी रिसोर्सेस जो नेचर हमें दे रहा है, क्लियर, दैट ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे वो कुछ भी फॉर्म में हो। क्लियर? देखो आप अगर पेन भी यूज कर रहे हो तो आपको वो नेचर से मिल रहा है। क्लियर? सो वॉट एवर द थिंग्स which we are getting from nature are known as natural resources. Anything that we get from our use from nature, that we get for our use from nature, is called natural resources. Not just roads and buildings, but all the things we use or consume, food, clothes, books, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from resources on this earth पे ही वो resources हैं, इसीलिए हर एक चीज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस बोल सकते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं ना भाई, कैसे? क्लियर? कुछ रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल देखते हैं कि कैसे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कभी भी रिन्यू कर सकते हो, कभी खत्म नहीं होते। क्लियर? जैसे दे आर इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होते, दे कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होंगे। क्लियर? देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दे आर एग्जॉस्टिबल, जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। दे आर एग्जॉस्टिबल, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये देखो कोल और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मेनली आपको पता है डे बाय डे गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वहां पहुंच जाए, यूटिलाइजेशन में ले आए, ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो इन सब पॉल्यूशन क्रिएटेड और ये जो भी चीजें हैं जो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर खत्म हो जाएगी, तो उसके अल्टरनेट सोर्सेज को ध्यान में रखना है, हमें समझना है। सो हम लोग बहुत सारे जन कोशिश कर रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह रिन्यूएबल रिसोर्स पे पहुंचे, बट इट विल टेक टाइम, नो डाउट। बट हमें जितना ज्यादा कम यूज करेंगे इन चीजों का उतना अच्छा रहेगा, इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है? नाउ क्या है, हम लोग एक्चुअली नए चीजें, दैट इज मैनेजमेंट। ये रिसोर्सेज कम है, एग्जॉस्टिबल है, तो उनको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज? Management of natural resources is the system of controlling use of natural resources in such a manner that it is not wasted at all and is used in an effective manner. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, अवेलेबल है, उसको इस तरह से यूटिलाइज करना ताकि वो
वेस्ट भी ना हो, दे आर नॉट वेस्टेड एट ऑल, एंड उसका फायदा भी ज्यादा हो, इफेक्टिव भी ज्यादा हो। क्लियर? फिर आता है, ये तो मैनेजमेंट की बात हुई, देन सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्यों? जो हमारा चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो क्यों? देखो सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि वो अभी जो प्रेजेंट की हमारी जरूरत है या हमारी रिक्वायरमेंट है, इट इज ऑल्सो फुलफिल्ड, एंड द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज और कैन बी यूटिलाइज इन फ्यूचर एज वेल। वो इस तरह से यूटिलाइज करना, कंजर्व करना। क्लियर? सो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली इन सच अ मैनर दैट it fulfills the basic needs of present and can be conserved for future or next generation, can be conserved preserved for next generation, दूसरी जनरेशन के लिए भी यूटिलाइज हो सके। अब ये तो आपको बताया मैंने मैनेजमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है। हमको मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेस? देखो आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखो कोल पेट्रोल आपको पता है एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएंगे। सो वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या? हम लोग क्या यूज करेंगे? कोल पेट्रोल सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है राइट नाउ। सो वो नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसको लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उसको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, दैट इज टू बी मैनेज। फिर एज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन क्या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका यूज भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो जितना ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैनेज नहीं किया तो वो अभी की भी जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन की भी जरूरत पूरी नहीं होगी। सो मैनेज करना जरूरी है। सो लेट अस सी, बिकॉज दे आर नॉट अनलिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड नहीं है, एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, द डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एट एक्सपोनेंशियल रेट। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज भी बढ़ रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट करना जरूरी है, और वो लिमिटेड भी नहीं है। क्लियर? अनलिमिटेड मींस दे आर लिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड भी नहीं है। क्लियर? मैनेजमेंट कैन एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ऑल पीपल आर बेनिफिटेड। मतलब अगर मैनेजमेंट होगा तो ही हर एक आदमी को प्रॉपर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, नहीं तो जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो ज्यादा हेकड़ी बताते हैं वॉट एवर, सो दे विल टेक द मैक्सिमम रिसोर्सेस। ऐसा ना हो उसके लिए भी मैनेजमेंट करना जरूरी है। मैनेजमेंट शुड प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजेबल ऑफ हार्मफुल वेस्ट जनरेटेड बाय दिस रिसोर्सेस। एक और चीज, अगर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो उसके वेस्ट भी हो रहे हैं, और वेस्ट क्या होता है? वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, सबके लिए हार्मफुल है। सो इट हैज टू बी मैनेज, मतलब वेस्ट को भी प्रॉपर वे में डिस्पोज होने के लिए मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई वी शुड मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना जरूरी है। क्लियर? समझ में आया? इसीलिए हमें भी, आपको देखो हमें या बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स जो ट्राई कर रही तो हमें, हम लोग हमारे लेवल पे सेव करना चाहिए। क्लियर? बचाना चाहिए। अब हम लोग नॉर्मली कैसे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, उसके लिए 3 R's प्रिंसिपल है। क्लियर? 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट मींस 3 R प्रिंसिपल, दैट इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। देखो रीयूज, दिस मींस दैट टू यूज लेस, reduce, this means to use less. You save electricity by switching off unnecessary lights and fan. You save water by repairing leaks. Clear? So ये reduce हो गया, जो चीज जरूरत नहीं है उन चीजों को कम यूज करना, that is reduce। तो इस तरह से भी आप बहुत सारी एनर्जी सेव कर रहे हो, एनवायरमेंट को बचा रहे हो। क्लियर? सो वी शुड रिड्यूस द थिंग्स, वी शुड यूज लेस व्हाट वी डोंट वांट। रिसाइकल, this means plastic, paper, glass and metal items can be recycled to make required thing instead of making new thing। अब जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, हम लोग नया बनाने जाएं तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगता है, इवन प्लस एनवायरमेंट को भी सबसे ज्यादा नुकसान, क्यों? एनवायरमेंट के अंदर वही प्लास्टिक वापस और ज्यादा बनेगा, सो इट विल हार्म द एनवायरमेंट। इंस्टेड अगर हम लोग जो बना हुआ प्लास्टिक, ग्लास, पेपर जो है उसको रिसाइकल करके वापस यूज करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारे एनवायरमेंट को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना नया बनाने में होगा। सो वी शुड रिसाइकल। देन आता है रीयूज। रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग। रीयूज मतलब जो चीज हमको है उसको रिसाइकल किए बिना उसको और कोई नई तरीके से यूज करो, दैट इज रीयूज। दिस इज बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी। क्लियर?
अब रिसाइकल करोगे तो एनर्जी यूटिलाइज करेगा, पैसा यूटिलाइज करेगा, बट रीयूज में ऐसा कुछ नहीं होता. इन द रीयूज स्ट्रेटेजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, बार बार यूज करना. जैसे प्लास्टिक बॉटल्स इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम्स और पिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन किचन. फिर जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूं, थोड़ा हंसना नहीं, छोटा सा एग्जांपल. भाई आपका टॉवेल है, टॉवेल भाई फट गया, कट गया, तो उसको पहले नेपकिन बना दो, नेपकिन फट गया तो उसको पोंछा बना दो. क्लियर? वो बोलते हैं ना धोती को फाड़ के रुमाल बना लो. सो वो रीयूज का हो गया. कहीं पे भी कुछ भी चीजें हैं जिसको वापस कोई अलग तरीके से यूज कर सकते हो तो रीयूज इट. सो दिस आर द 3R प्रिंसिपल टू सेव आवर एनवायरमेंट. इस पे आप लोग को भी वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है, और हमें, आप क्या, हम सब पूरी वर्ल्ड को अगर एक साथ मिलकर करें तो हमारा एनवायरमेंट, हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सकता है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी खुश रहे और हमारी जनरेशन भी खुश रहे. क्लियर? देन इससे आगे बढ़ते हुए देखो, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलते हैं. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा स्पीसीज उन एरियाज में मिलती है. मींस हॉटस्पॉट का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा स्पीसीज या लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स या स्पीसीज का मिलना. द मेन ऑफ कंजर्वेशन इज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, एल्स इट विल लीड टू इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी. हमारे एम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का क्यों है? ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व रहे और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, उसमें इंस्टेबिलिटी ना आए, इसीलिए उसको कंजर्व करना जरूरी है. बायोडाइवर्सिटी, इट इज द एरिया इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना मीन्स एनिमल्स, स्पीसीज आर फाउंड. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. मतलब बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा एरिया है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की स्पीसीज है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स की स्पीसीज है, अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, फंगीज हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. सो उनको बायोडाइवर्सिटीज बोलते हैं. तो ये है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में. अब इनको प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? देखो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करना सिर्फ एक जन का काम नहीं होता, बहुत सारे जनों का काम होता है. तो स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट मतलब जिनका मेन रोल प्ले होता है, जिनकी ड्यूटी है, जिनको ये करना चाहिए, जिनका इंटरेस्ट है उनके अंदर, दे आर द स्टेक होल्डर्स. तो पहले स्टेक होल्डर्स आर दोज हु आर हैविंग इंटरेस्ट और आर कंसर्न विद द समथिंग. हियर वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, मतलब किसी भी चीज के बारे में इंटरेस्टेड है या कंसर्न है. यहां पे हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. अब देखो आप गैस कर सकते हैं कि फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, उनका मतलब ध्यान रखने वाला, उनको प्रिजर्व करने वाले किसकी ड्यूटी बनती है, आप बता सकते हैं? सोचो, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ. देखो एक जस्ट नॉर्मल सी बात बताऊं, जो फॉरेस्ट के आजू बाजू रहते होंगे उनकी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि उनको फॉरेस्ट से फायरवुड्स या कुछ ना कुछ मिलता है, एनिमल्स ग्रेजिंग करवाते हैं, तो वो उनकी एक ड्यूटी बनती है. सेकेंड आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनको गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वो गवर्नमेंट का रोल है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को कंजर्व करने में उनका मेन रोल प्ले होता है. थर्ड आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से फॉरेस्ट से ही उनको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उनके लिए. सो भले वो फॉरेस्ट का ध्यान ना रखे, लेकिन उनको चीजें अगर चाहिए तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है, प्रॉपर वे में मेंटेन करना जरूरी है. फिर आते हैं नेचुरल एंथुसियास्ट वो लोग हैं जो उनको फॉरेस्ट से कोई फायदा नहीं, एक चीज, लेकिन वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अपना पूरा बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट आर, फर्स्ट द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. जैसे फायरवुड है, एनिमल को ग्रेज करवाना है, तो जो लोकल पीपल है फॉरेस्ट के आजू बाजू रहने वाले, वो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट होते हैं. तो एक तो फर्स्ट वो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी. सेकेंड, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट. मतलब जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज बेचकर पैसा लेते हैं, करते हैं, उनको उनकी ड्यूटी ज्यादा बनती है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखें, क्योंकि दे आर हैविंग देयर ओन लैंड. ये गवर्नमेंट की लैंड है तो उनको तो ज्यादा रखना चाहिए ध्यान. द थर्ड इज द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम हुज दोज हु यूज तेंदू लीव्स टू मेक
BDs to one of the paper mills with who use various forest product but are not dependent on the forest in any one area. क्लियर? ये बीडीज हैं, तेंदू लीव से बीडीज बनती हैं और पेपर मिल्स, मतलब इन्होंने एग्जांपल लिया जस्ट, बहुत सारे और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन इन्होंने एग्जांपल लिया कि जैसे कि भाई तेंदू लीव्स यूज करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या पेपर मिल्स जिनकी है वो इंडस्ट्रीज है, वो फॉरेस्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है. वो क्या करते हैं, एक एरिया का फॉरेस्ट क्लियर किया तो दूसरे एरिया पे चले गए, लेकिन वो उनको सोचना चाहिए अगर वो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करे तो लाइफ लॉन्ग के लिए उनको नए नए फॉरेस्ट या नए नए प्लांट्स मिलते रहेंगे, नए नए रॉ मटेरियल मिलता रहेगा. बट वो ये चीज सोचते नहीं, वो एक जगह खत्म हुआ दूसरी जगह चले गए. तो मेन रोल इनका भी होता है कंजर्वेशन का. देन थर्ड इज द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टाइन फॉर्म. मतलब ये एंथुसियास्ट वो हैं जिनको कोई फायदा नहीं है फॉरेस्ट से, लेकिन वो परवाह करते हैं, दे वांट कि वो फॉरेस्ट या हमारे एनवायरमेंट को एज इट इज प्रॉपर वे में रख सके. सो दे आर नेचुरल एंथुसियास्ट जो अपने नेचर को एज इट इज जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं. तो दिस आर द फोर स्टेक होल्डर्स, द पीपल हु लिव इन अराउंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट. ये चार चीज हैं जो इनको समझनी है. क्लियर? देन आते हैं हमारा मेन अलग अलग पीपल का रोल, जैसे रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी. मतलब कि पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को या प्लांट्स को बचाने के लिए, फॉरेस्ट लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एनिमल्स ने कितनी, मीन्स हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, पीपल्स हैं, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस दिया है. क्लियर? सो उनमें से एक है बिश्नोई कम्युनिटी. दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस. क्लियर? उन्होंने क्या किया था, ये जो दिख रहे हैं दैट इज खेजरी ट्री. खेजरी ट्री इन खेजरी विलेज. तो बहुत सारे लेडीज थे, अमृता देवी बिश्नोई जो एक बहुत बड़ी लेडी थी, मतलब बड़ी मतलब ऐसे उम्र में बड़ी ऐसा नहीं, बट ही लीड द रोल. जो खेजरी ट्री को मतलब कट कर रहे थे उनके खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने बलिदान दिया, अपनी जान तक दे दी खेजरी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लियर? सो उनके नाम पे गवर्नमेंट, Bishnoi community has played a vital role in conservation of flora and fauna at the sacrifice of their life as well. The government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who in 1731 sacrificed her life along with 363 others for the protection of Khejri tree in Khejrali village near Jodhpur in Rajasthan. मतलब उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जान की परवाह किए बिना खेजरी ट्री को बचाने के लिए अपनी जान दे दी. उनके साथ साथ 363 अदर मेंबर ने भी जान दी. सो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे गवर्नमेंट खुद एक अवार्ड देता है फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन अवार्ड के लिए, मतलब उनको सेव करने के लिए. सो दैट इज हाउ उनके बिश्नोई कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल प्ले है. फिर आपने सुना होगा चिपको आंदोलन. क्लियर? एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें क्या होता था कि मतलब जब यानी कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि ओके ये फॉरेस्ट है, आप कट कर सकते हो, काट सकते हो, तो वो फॉरेस्ट को जब कट करने के लिए आ रहे थे ना बहुत सारे लोग, तब उस गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, देखो ये दिख रहा है, पेड़ को हग कर लिया. उन्होंने पेड़ से चिपक गए कि बोले अगर पेड़ काटने तो पहले हमारी जान लेनी पड़ेगी तब जाके ये पेड़ कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे. सो ये इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन, क्योंकि पेड़ से चिपक गए थे. और ये इतना फेमस हुआ कि लोगों ने मतलब जाना कि अगर पेड़ को बचाने के लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों नहीं हम खुद अपने पेड़ को बचाएं, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बचाएं. सो बहुत फेमस हुआ था. क्लियर? द चिपको आंदोलन, हग द ट्री मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ एन एफर्ट टू एंड द एलिगेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट. द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन रिमोट विलेज called Reni in Garhwal, high up in the Himalayas during the early 1970s. ये इंसिडेंट रेनी विलेज से स्टार्ट हुआ था जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में था, और वहां से फिर पूरे इंडिया में पूरे जगह फैल गया कि हाँ चिपको आंदोलन. चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड across communities and forced the government to rethink their priorities in the use of forest produce. तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, अगर पब्लिक जान देने के लिए तैयार है तो हमको भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को है या फॉरेस्ट का कंजर्वेशन के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. क्लियर? सो इस तरह से चिपको आंदोलन भी फेमस हुआ. और प्लांट्स के लिए तो बहुत मतलब फॉरेस्ट लाइफ
बचाएंगे तो हम खुद बचेंगे, ये चीज़ याद रखना है। एनिमल्स है, फ्लोरा फाउना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो भी है, उनको अगर प्रिजर्व करते हैं तो हमारी लाइफ प्रिजर्व हो रही है, ये सोच के आगे बढ़ना है। देन आता है द रोल ऑफ पीपल फॉर प्रोटेक्टिंग या कंजर्वेशन ऑफ साल फॉरेस्ट। एक बार क्या हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम से, मतलब नॉर्मली क्या होता था, पीपल को, जो लोकल पीपल है उनको बाहर कर दिया जंगल से कि नहीं आप इस जंगल में दखल अंदाजी मत करो एज इट इज। तो क्या हुआ, उसके चक्कर में साल फॉरेस्ट बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो डिग्रेड हो गया, इट बिकम वर्थलेस, साल फॉरेस्ट पूरा वर्थलेस हो गया। तब एक नए मतलब चेयरमैन के तौर पे AK बनर्जी को मतलब किया गया। गवर्नमेंट वर अवॉइडिंग लोकल पीपल फ्रॉम द फॉरेस्ट विच लीड टू द फेलियर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल पीपल को दूर किया, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट यानी जो साल फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन था वो नहीं हो पाया और वो पूरा वर्थलेस हो गया। तब AK बनर्जी आए, जिनके अंडर आफ्टर दैट अंडर AK बनर्जी द स्ट्रेटेजी चेंज एंड दे इन्वॉल्व द लोकल पीपल टू रिकवर 1272 हेक्टेयर्स ऑफ बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। फिर क्या किया, AK बनर्जी जब आए, क्लियर, उनके अंडर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि लोकल पीपल को भी इन्वॉल्व करो, वो लोग बहुत अच्छे से साल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे, और वो जो टोटली खराब हो गया है, वर्थलेस हो गया, उसको अच्छा कर देंगे, रौनक ले आएंगे। तो लोकल पीपल मान गए, चलो कोई बात नहीं, हम लोग रेडी हैं। उसके बदले में उन्होंने लोकल पीपल को मतलब बहुत कुछ दिया, जैसे कि सपोज फायरवुड्स ले जा सकते हैं कम दामों पे, वो लोग अपने एनिमल्स को ग्रेस करवा सकते हैं एंड ऑल। इन रिटर्न द पीपल वर गिवन एम्प्लॉयमेंट, अलाउड टू टेक फ्यूल वुड एंड फॉर्डर एट रीजनेबल रेट। क्लियर, वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई, फ्यूल वुड भी मिल गया, तो वो लोग भी रेडी हो गए, खुश हो गए। और उसकी वजह से उन्होंने पीपल की मेहनत की वजह से, या फिर AK बनर्जी के अंडर जो पूरी मेहनत हुई उसकी वजह से, जो वर्थलेस यानी बिना काम का जो फॉरेस्ट था वो 12.5 करोड़ रुपीस का वर्थ वाला फॉरेस्ट बन गया। बाय दिस साल फॉरेस्ट ऑफ अरबारी विच वॉज वर्थलेस बिकेम वैल्यूड ऑफ रुपीज 12.5 करोड़। मतलब लोकल पीपल की हेल्प से गवर्नमेंट अगर लेती है तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है या जो नई प्रॉपर चल रहे हैं उन सब फॉरेस्ट का भी वो कंजर्व कर सकते हैं। सो वी शुड बी इन्वॉल्व लोकल पीपल एज वेल। क्लियर, सो दिस वाज ऑल, ये सब था इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, दैट इज पार्ट 3 के अंदर वाटर रिसोर्सेज एंड नेसेसिटी, डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, क्लियर, कोल एंड पेट्रोलियम, स्टेप्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन आप अच्छे से गो थ्रू हो जाओ इस चैप्टर के, जो भी अभी तक मैंने बताया, अगर नहीं समझ में वापस एक बार नोट बना के प्रॉपर वे में समझो। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि ये सब वीडियोस जो हैं, चैप्टर्स जो हैं, शेयर दूसरे के साथ भी करो, ताकि आप तो सीख रहे हो दूसरे भी सीखें। और हमारा मेन मोटो ही वही है कि खुद भी सीखो, दूसरों को भी सीखो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो सीखते जाओ, सिखाते जाओ, सो हेल्पफुल विल टू बी ईच अदर। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहो और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, सो वेट करो और गो थ्रू दैट एज वेल। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।